our channel, students. So today we are going to study about environmental conservation. This is the second video of chapter 4 of science 2, that is environmental management. Okay, so when some natural, there are two factors, natural factors and artificial factors. These two factors harm the environment, and due to this the imbalance takes place. Of what? Imbalance between the various factors of the environment. Imbalance takes place where? In the various factors of environment, and ultimately it affects the existence of biotic factors. इसी का सीधा असर किस पे होगा? बायोटिक फैक्टर्स पर होने वाला है. नेचुरल और आर्टिफिशियल फैक्टर्स जो हार्म करेंगे हमारे एनवायरनमेंट को, आर्टिफिशियल पॉल्यूटेड फैक्टर्स हार्म करेंगे, तो इसका सीधा सीधा असर क्या होगा कि इन फैक्टर्स का, एनवायरमेंटल फैक्टर्स का इम्बैलेंस हो जाएगा और ये बायोटिक लाइफ पे या बायोटिक फैक्टर्स पे असर करेगा, उनके एग्जिस्टेंस पे असर करेगा. एग्जिस्टेंस का मतलब होता है उनकी, वो जो जीवित रह रहे हैं उस पर वो असर करेगा. सो फैक्टर्स अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट, ये जो दिया है आप देख सकते हैं. ओके, सो नेचुरल फैक्टर्स में यू कैन राइट अर्थक्वेक, फ्लड. Man-made factors, you can write deforestation, pollution, urbanization, industrialization, etc. Okay, here you can write any kind of disaster. So on next page, at present many environmental problems have been arising due to effects of various natural and artificial factors on the earth. बहुत सारे प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं, उसमें से एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है. जनरली किसी भी चीज़ का कंटामिनेशन होता है, कंटामिनेशन ऑफ एनी मटेरियल इज इट्स पोल्यूशन. कोई भी कंटामिनेशन का मतलब होता है खराब होना, उसकी क्वालिटी खराब होना. अगर पानी की क्वालिटी खराब हो रही है तो वाटर पोल्यूशन हो जाएगा. सॉइल की क्वालिटी खराब हो रही है, दैट मीन्स इट इज सॉइल पोल्यूशन. अननेसेसरी, अब आपको डेफिनेशन दी गई है, अननेसेसरी एंड अनएक्सेप्टेबल चेंजेस in the surrounding environment due to natural events or human activities is called as environmental pollution. अगर unnecessary का मतलब है जो अनावश्यक है, अनावश्यक एंड अनएक्सेप्टेबल, जिसे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ऐसे चेंजेस अगर हमारे एनवायरनमेंट में हो रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? एनवायरमेंटल पोल्यूशन कहेंगे. एक और एग्जाम्पल, एक और डेफिनेशन दी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेंजेस. डायरेक्टली अगर फिजिकल चेंज हो रहा है, फिजिकल मतलब बाहरी अपीयरेंस, पानी गंदा हो रहा है, मिट्टी गंदी हो रही है, ऊपर से हमको दिख रहा है कलर चेंज हो रहा है किसी चीज़ का, तो हम उसे फिजिकल चेंज कह सकते हैं. तो फिजिकल अगर चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल मतलब अगर हो सकता है कि मिट्टी में टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट हो, या कुछ केमिकली रिएक्शन होकर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज हो रहे हो, या कुछ गैसेस रिलीज हो रही हो, या फिर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज बोला है. बायोलॉजिकल मतलब माइक्रोब्स की वजह से या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से कुछ हार्म हो रहा है, तो इन हार्म हो रहा है, केवल हार्म को कंसीडर नहीं करेंगे. तो इन जो ये जो तीनों प्रॉपर्टीज जो है हमारे एनवायरनमेंट की, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो है किसकी? एयर की, वाटर की एंड सॉइल की, विच विल बी हार्मफुल टू ह्यूमन एंड अदर लिविंग बींग्स. जो कि ये प्रॉपर्टीज में अगर कुछ चेंजेस आए तो वो हार्मफुल हो सकती है. फॉर होम? तो फॉर ह्यूमन बींग्स एंड अदर लिविंग बींग्स इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन. उसे हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन कहते हैं. एक बार मैं फिर पढ़ लेती हूँ. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेंजेस इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल which will be harmful to human and other living beings is environmental pollution. Various reason like population explosion, बहुत सारे ऐसे और भी रीज़न हैं जिसमें है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत जल्दी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है हमारे पूरे देश भर में. नई नई इंडस्ट्रीज आ रही है, नए नए कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं. इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हम नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हम वाटर का भी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी हमको नेचर से मिल रही है वो सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं. इनडिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं मतलब बिना सोचे समझे हम करते जा रहे. डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, मतलब जंगल अगर कट रहे हैं. अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन हो रहा है, दैट मीन्स कि अर्बनाइजेशन तो हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, पर कोई प्लानिंग नहीं है, बस करते जा रहे हैं, शहर बनाते जा रहे हैं.
उसके आगे पीछे का कुछ सोचा नहीं, उसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में हमने सोचा नहीं है। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें क्या है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम लिख सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन से ऐसे रीज़न हैं जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एनवायरमेंटल पोल्यूशन के लिए। तो आप ये सारे रीजंस लिख सकते हैं। पोल्यूशन ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इट इज़ अ ब्रॉड कंसेप्ट। हियर इस पेज पे मैं पढ़ा रही हूँ स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हैं। क्लियर, ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसलिए मुझे ना तो यहाँ बोर्ड की नीड लग रही है ना कुछ, आपके टीचर्स भी पढ़ाते होंगे तो मोस्टली पिक्चर्स दिखाए जाते हैं, तो मैं भी कोशिश करूँगी कि मेरे वीडियो में मैं कुछ पिक्चर्स डालूँ। सो पोल्यूशन ये ब्रॉड कंसेप्ट है। वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस लाइक दैट ऑफ एयर पोल्यूशन, वाटर, सॉइल, थर्मल, लाइट पोल्यूशन अकर्स अराउंड अस, ये सारे हमारे आजू बाजू होते ही रहते हैं पोल्यूशन। अल्टीमेट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ऑल दीज इज ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या हो रहा है, तो सभी ऑर्गेनिज्म पे इसका असर हो रहा है, वो भी बुरा असर हो रहा है। एंड आउट ऑफ दिस एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हैज़ बिकम द नीड ऑफ आवर्स, आज की ज़रूरत क्या है, तो ये सारी चीज़ों का असर हम पे इतना बुरा हो रहा है, इसलिए आज की ज़रूरत क्या है, आज की समय की डिमांड क्या है, तो हमें एनवायरनमेंट को कंजर्व करके रखना चाहिए। वी हैव स्टडीड द एयर पोल्यूशन, हमने एयर पोल्यूशन को स्टडी कर लिया है, वाटर पोल्यूशन को भी पढ़ लिया है, सॉइल पोल्यूशन को भी पढ़ लिया है इन डिटेल्स इन अर्लियर क्लासेस, पहले की क्लासेस में। बेस्ड ऑन दैट कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, उस आधार पर आपको ये चार्ट कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो कोशिश करूँगी कि लास्ट में ये चार्ट भी आपको मैं शो करूँ, ठीक है। और अगर अभी नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मैं पहले ही आपको शो कर दूँगी। नाउ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हार्मफुल रेडिएशंस इमिट करते हैं, तो इनकी वजह से अगर कुछ पोल्यूशन हो रहा है तो ऐसे पोल्यूशन को हम रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कहते हैं। दो रीज़न से ये हो सकता है, एक तो नेचुरल और एक तो आर्टिफिशियल। अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशंस आर नेचुरल रेडिएशंस, आपको ध्यान में रखना है। इस साल शायद ये नहीं है आपके सिलेबस में, डू यू नो दिस, तो फिर भी नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए समझ लो कि ये मैं बना रही हूँ। सो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एंड इंफ्रारेड रेडिएशंस ये कैसे हैं, नेचुरल रेडिएशंस है। और एक्सरे एंड रेडिएशंस फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट, या फिर जहाँ पर बॉम्ब बनाने के जो कारखाने होते हैं, ऐसी जगह से कुछ रेडिएशंस बाहर निकलते हैं, वहाँ पर जो भी एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं वहाँ से कुछ रेडिएशंस बाहर निकलते हैं, तो वो और एक्सरे ये कैसे हो गए, आर्टिफिशियल रेडिएशंस हो गए। अगर आपको कोई सवाल करे कि राइट नेम ऑफ नेचुरल रेडिएशंस एंड आर्टिफिशियल रेडिएशंस, तो आपको पता होना चाहिए। चर्नोबिल, विंडस्केल एंड 3 Mile Island, मिसचेप, ये जो नाम दिए हैं चर्नोबिल, विंडस्केल, ये जो मिसचेप दुर्घटना के नाम है, ठीक है, आर द मेजर मिसचेप्स ऑफ द वर्ल्ड टिल प्रेजेंट, और अकॉर्डिंग टू प्लेसेस उन्होंने नाम रखे हैं और इन्हीं नाम से वो जाने जाते हैं। थाउजेंड ऑफ पीपल हैव बीन अफेक्टेड फॉर लॉन्ग टर्म्स ड्यू टू दीज एक्सीडेंट, इन एक्सीडेंट्स में क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों पे इसका असर हुआ था। सम ऑफ दिस इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशंस आर एज फॉलोज, इसमें से कुछ इफेक्ट जो है वो नीचे दिए हैं। तो क्या दिया है हियर, पहला जो दिया है कैंसरस अल्सरेशन अकर्स ड्यू टू हायर रेडिएशंस ऑफ एक्सरे, एक्सरे के रेडिएशंस की वजह से कैंसर के अल्सरेशंस, मतलब कुछ हम बोल सकते हैं कि कैंसर जैसी जो गिठानें आती है, ऐसी गिठानें बहुत से लोगों की बॉडी में देखने मिल सकती हैं। टिश्यूज इन द बॉडी आर डिस्ट्रॉयड, हमारी बॉडी के जो टिश्यूज है ये डिस्ट्रॉय हो सकते हैं इनके अफेक्ट्स की वजह से, इन रेडियो एक्टिव पोल्यूशन की वजह से। स्टूडेंट्स ये अभी 2020 समर में ये क्वेश्चन आया था पेपर में कि रेडियो एक्टिव पोल्यूशन आया था और उसके 4 ब्लॉक्स दिए थे और आपको लिखने थे। टिश्यू इन द बॉडी आर डिस्ट्रॉयड, जेनेटिक चेंज अकर, जेनेटिक चेंज भी हो सकता है, मतलब जीन्स में हमारे चेंज होगा तो क्या होगा, आगे चल के हमारी पीढ़ी में भी वो चेंजेस आएंगे। विजन इज एडवर्सली अफेक्ट, हमारे देखने का जो विजन होता है ये भी क्या होता है, इससे अफेक्टेड हो जाता है। अभी नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, क्या ज़रूरत है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन करना है, कंजर्वेशन करना है, उसकी ज़रूरत है, तो वो पढ़ने वाले हैं। जनरल पब्लिक जो होती है ये अवेयर नहीं होती है, किसके लिए अवेयर नहीं होती है, तो अबाउट द रूल्स ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के रूल्स के लिए वो अवेयर
नहीं होती है। देयर शुड बी लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन एनवायरमेंट कंजर्वेशन। बहुत ज़्यादा लोगों का वहाँ पार्टिसिपेशन होना, क्योंकि एनवायरमेंट का कंसेप्ट ही छोटा नहीं है, तो लोगों का भी पार्टिसिपेशन, उतने ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन हमें यहाँ चाहिए। इट विल बी पॉसिबल टू आंसर द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ओनली इफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कंजर्वेशन बिकम्स एन इफेक्टिव पब्लिक मूवमेंट। अगर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन ये जो प्रोजेक्ट है, या इन्होंने क्या यूज़ किया है, प्रोटेक्शन कंजर्वेशन बिकम्स एन इफेक्टिव पब्लिक मूवमेंट। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कंजर्वेशन, अगर ये जो हमने प्रोजेक्ट अगर लिया है हाथ में, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, पब्लिक मूवमेंट होता है, इफेक्टिव पब्लिक मूवमेंट होता है, तो इट विल बी पॉसिबल टू आंसर द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। हम इन सारे प्रॉब्लम्स को आंसर दे सकते हैं स्टूडेंट। फॉर दिस पर्पज वैल्यूज लाइक, अब इस काम के लिए हमें कौन से वैल्यूज, कौन से मूल्य हम लोगों में डालना है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड। हमें जो काम किया है, कम कर रहे हैं, उसके तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है हमें। हाँ नहीं, हमें करना है और ये होगा। मेरे अकेले, हम हमेशा ये सोचते हैं कि मेरे अकेले से क्या होने वाला है, मैं अकेला बोलूँगा, मैं अकेला कचरा उठाऊंगा तो क्या होने वाला है। पर सोचो कि हर किसी ने ये बात सोच ली कि मैंने अकेले ने कचरा उठाया तो पूरी दुनिया एक सेकंड में क्लीन हो सकती है। चलो सेकंड नहीं बोलेंगे तो हम 1 घंटा कंसीडर करते हैं। सभी ने ये सोच लिया कि आज मुझे दुनिया साफ़ करनी है, सभी ने सोच लिया, तो 1 घंटे में ये पूरी दुनिया साफ़ हो जाएगी, मतलब साफ़ इन द सेंस क्लीन हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। शुड बी इंक्लूडेड, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, अफेक्शन टूवर्ड्स एनवायरनमेंट के प्रति हमारा प्यार होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, हमें इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये सारी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। शुड बी इनकलकेटेड अमंग द चिल्ड्रन सिंस देयर चाइल्डहुड। ये सारी चीज़ें हमें होनी चाहिए, बट हमें ये इनकलकेट करना है किसमें, बच्चों में। कब से करना है, तो बचपन से हमें ये सारी चीज़ें उन्हें बताते जानी है स्टूडेंट। दिस विल हेल्प टू मेक द फ्यूचर जनरेशन मोर अवेयर। इससे क्या होगा कि फ्यूचर जनरेशन ज़्यादा अवेयर होगी अबाउट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। सो एज टू अचीव दिस इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज द अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन। इस चीज़ को अचीव करने के लिए, पाने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें एजुकेशन के थ्रू लोगों में अवेयरनेस करना है, पैदा करना है। टुडे ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज लाइक अमेरिका डेवलप हो चुकी है, डेवलपिंग कंट्री एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री, ये हमारी इंडिया हो सकती है, हैव एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन कंट्रीज़ ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ले ली है और उनके एफर्ट्स भी उस डायरेक्शन में हैं। उन्होंने कुछ फ्यूचर प्लान्स भी बनाए हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, एंड हैव कंस्टिट्यूटेड द नेसेसरी लॉज, और बहुत सारे ऐसे नियम भी बनाए हैं जिससे एनवायरमेंट में अगर कोई हार्म हो रहा है या कोई करता है तो उस व्यक्ति पे या उस कंपनी पे उस तरीके का कुछ चार्ज लगाया जाए या उन्हें कुछ पेनाल्टी पे करनी पड़ी। नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, तो इसमें हमें 4 ब्लॉक्स दिए स्टूडेंट, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ आप लिख सकते हैं। पहले ब्लॉक में आप लिख लीजिए टू प्रोटेक्ट एनर्जी रिसोर्सेज। हमें क्या करना चाहिए, तो हमें एनर्जी रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है। टू प्रिवेंट वेरियस स्पीसीज़, बहुत सारी स्पीसीज़, अलग अलग स्पीसीज़ है, उन्हें प्रोटेक्ट करना है। टू प्रिजर्व इट फॉर फ्यूचर जनरेशन, हमें इसे अगली जनरेशन के लिए प्रिजर्व रखना है। एंड टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन को भी बचाना है। टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर, नेचर में जो बैलेंस है उसको, नेचर का जो बैलेंस है उसे मेंटेन रखना है, तो ये भी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की नीड है। एंड टू सॉल्व द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स, नेचुरल और आर्टिफिशियल प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो ये सारी क्या है, नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की ज़रूरत है। नाउ स्टूडेंट्स, पेज नंबर 41, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन आर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब से पृथ्वी है, देयर इज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट सिंस एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन। जब से ये पृथ्वी है, उसके बाद जब से इंसान आया, पृथ्वी है वो तो कंसेप्ट है, बट जब से यहाँ पर इंसान आया तब से उसका एनवायरमेंट के साथ कहीं ना कहीं इंटर रिलेशनशिप है ही, आपको भी पता है।
ह्यूमन स्टेप्ड ऑन द अर्थ लॉन्ग आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, काफ़ी दिनों के बाद उन्होंने इंसान ने पृथ्वी पर कदम रखी। इंसान ने अपनी सुपैरिटी प्रूव करने के लिए अदर एनिमल्स से ये ज़्यादा सुपेरियर है, इसे प्रूव करने के लिए अपने इंटेलिजेंस, मेमोरी, इमेजिनरी एबिलिटी एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों की हेल्प ली है। इन सब कैरेक्टर्स की हेल्प लेके उसने अपनी सुपेरियोरिटी को प्रूव किया है। ह्यूमन एस्टैब्लिश डोमिनेशन ओवर द नेचर, पूरे दुनिया पर इंसान ने कब्जा कर लिया, डोमिनेट कर लिया है, पूरा कब्जे में ले लिया है। ह्यूमन यूटिलाइज्ड ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, सभी नेचुरल रिसोर्सेज को वो यूटिलाइज करते जा रहा है जितना हो सकता है, एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सकता है उतना, इन एन अटेम्प्ट टू लीड टू इंक्रीज इन प्रॉब्लम्स, अटेम्प्ट टू लीव अ सेटिस्फैक्ट्री लाइफ। क्यों कर रहा है ये सब? तो उससे सेटिस्फैक्ट्री लाइफ जीना है, इसके लिए वो इस नेचर के साथ जो जो मिल रहा है नेचर से वो सब लेते जा रहा है और उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। kept on snatching from a nature, हर चीज को स्नैच कर रहा है, खींच रहा है फ्रॉम द नेचर एज मच एज पॉसिबल, एंड दिस लीड टू इंक्रीज इन प्रॉब्लम्स, इसी की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। फ्रॉम दिस एंटायर सिनारियो, ये जितना भी हमें सिनारियो नजर आ रहा है, मतलब ये जो इंसान ने किया है इस अर्थ के साथ, वी कैन अंडरस्टैंड दैट ह्यूमन हैज क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द एनवायरमेंटल बैलेंस, इंसान का बहुत बड़ा रोल है। एंड इफ ह्यूमन हैज डिस्टर्ब द एनवायरमेंटल बैलेंस, the human itself only can conserve and improve the quality of nature। इसने खराब भी किया है तो ये उससे सुधार भी सकता है। इसमें इसकी पूरी क्वालिटी को सुधारने का इसमें क्या बोलेंगे, पावर है। एनी टाइम्स जनरल पब्लिक इज अननोन, बहुत बार जनरल पब्लिक जो होती है ये अननोन होती है, दैट इट्स एक्टिविटीज़, उनकी एक्टिविटीज़ के जब वो जो कर रहे हैं इससे अवेयर क्या बोलेंगे हम, अननोन होती है, नहीं जानती है वो कि वो जो कर रहे हैं उससे हमारे एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है, ये वो नहीं जानती है। एंड देयर बाय अननोइंगली मैनी एक्टिविटीज़ हैपन, और इसी तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो घट जाती है, हो जाती है, और हमारे एनवायरनमेंट को इससे नुकसान पहुंचता है। अब स्टूडेंट्स, लॉ एनैक्टेड अबाउट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, इसे भी हम देख लेते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लगा था 1980 में। The land reserved for forest conservation has been prohibited to use for many other purposes by this law। इस लॉ के ज़रिए जो लैंड प्रोटेक्ट की गई हुई है, रिजर्व की गई है, इसका इस्तेमाल किसी और चीज़ के लिए नहीं किया जा सकता था। परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ कंपलसरी फॉर माइनिंग एक्टिविटी, जैसे माइनिंग एक्टिविटी करनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। एनी पर्सन जो कोई भी इंसान इस लॉ को अगर डिसऑबे करता है तो उसे 15 डेज़ की जेल हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। फिर है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986। 1986 का एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट हमें याद रखना है। जो हमारे एनवायरमेंट को हार्म कर रहा है या पोल्यूशन किसी चीज़ से ख़राब कर रहा है या पोल्यूशन हो रहा है किसी की वजह से, तो पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज़ टू कंट्रोल द पोल्यूशन, पर पोल्यूशन को कंट्रोल करना इस एक्ट का पर्पस था। और जो एनवायरमेंट को, जो इंस्टीट्यूट एनवायरमेंट को हार्म कर रहा है उसे पनिश करने का इसका प्लानिंग था। एनी पर्सन और फैक्ट्री इज प्रोहिबिटेड बाय दिस एक्ट फ्रॉम रिलीजिंग द पोल्यूटेंट इन एटमॉस्फेयर बियॉन्ड अ परमिसिबल लिमिट। एक उन्हें लिमिट दी जाती है कि इतना ही आप पोल्यूटेंट रिलीज कर सकते हो, इसके ऊपर अगर वो पोल्यूटेंट रिलीज करते हैं तो आइदर 5 years इम्प्रिजनमेंट, उस उनकी जो भी मेन जो होंगे उन्हें 5 साल की सज़ा हो सकती है, और फाइन अप टू 1 लाख और 1 लाख का जुर्माना हो सकता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज़ बीन एस्टैब्लिश इन 2010 फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल रिलेटेड लॉज। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये एस्टैब्लिश किया गया है कब? 2010 में। किसके लिए? तो एनवायरमेंटल रिलेटेड लॉ को एक इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, मतलब उस लॉ, जो लॉ बनाए हैं, कानून बनाए हैं, तो केवल किताबों में लिखने के लिए नहीं बनाए, तो ये लॉ को अप्लाई करने के लिए क्या बोलेंगे, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करेंगे वो। तो इस लॉ जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना है ये उस काम का है कि वो लॉ को वो प्रॉपरली अप्लाई करेगा। फिर स्टूडेंट पेज नंबर 42 आपको देखना है। बिग
स्टोरी ऑफ स्मॉल मैन, ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट पेपर में। जादव मोलाय पेयांग, ये बहुत कैपेबल पर्सन है। असम में नोमैडिक ट्राइब में इनका जन्म हुआ था इन 1963 में। ये फॉरेस्ट वर्कर थे सिंस द एज ऑफ 16 ईयर्स, 16 साल से इन्होंने फॉरेस्ट वर्कर के रूप में काम किया था। वंस लार्ज नंबर ऑफ स्नेक्स डेड इन द फ्लड ऑफ ब्रह्मपुत्रा, एक बार ब्रह्मपुत्रा नदी में बाढ़ आने की वजह से बहुत सारे स्नेक्स मर गए, फ्लोइंग बाय द विलेज, जो कि विलेज से वो बह के निकल गए और मर गए। तो उन्हें बचाने के लिए मोलाय ने 20 बाम्बू प्लांटलेट्स वहाँ लगाए थे। इन 1979 में क्या हुआ, लोकल सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट, वहाँ का जो लोकल सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है, बिगेन अ सोशल अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट। उन्होंने सोशल अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया 200 हेक्टर्स में, हेक्टर्स ज़मीन पे। मलाय उनमें से एक थे, उन वर्कर में से एक थे जो इस प्रोजेक्ट पे आगे चल के ध्यान दे रहे थे। मोलाई ने क्या किया, कंटिन्यू प्लांटेशन करते रहे और प्रोजेक्ट ख़त्म भी हो गया तो भी इनका काम जो था वो चालू था। और इसी की वजह से क्या हुआ, इनके कंटिन्यूस वर्क की वजह से क्या हुआ कि बैरन एरिया जो था, विटनेस द फॉरेस्ट टुडे कवर्ड ओवर द 1360। उन्होंने बोला पूरे बैरन एरिया को भी इन्होंने क्या कर दिया, प्लांट्स लगाकर हरा भरा कर दिया। और आज ये जंगल के रूप में हमें नज़र आते हैं। 1360 एकर्स एरिया, काफ़ी बड़ा होता है ये एरिया। टुडे दिस जंगल, इस जंगल को कोकिलामुख ऑफ झारखंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम इज़ द रिजल्ट ऑफ द हार्ड वर्क ऑफ, ये जो है कोकिलामुख नाम का जो जंगल है, ये इनकी 30 साल की मेहनत का नतीजा है। इन्हें काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड है, पद्मश्री अवार्ड, इससे भी नवाजा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। अनपैरेलल वर्क का मतलब होता है कि ऐसा वर्क किसी ने ना किया हो, अनपैरेलल वर्क। नाउ इट इज़ वेल नोन एज मोलाई जंगल, इसे मोलाई जंगल के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे लोग इस जंगल को तोड़ने आए, पर ये सिंगल इंसान था। बट अ सिंगल पर्सन, अगर कोई एक इंसान सोच ले, इफ डिटरमाइंड कैन एस्टैब्लिश न्यू फॉरेस्ट, अगर एक इंसान सोच ले तो वो एक पूरा जंगल खड़ा कर सकता है। ऐसा इस पूरे हमको इस स्टोरी से नज़र आता है। अब एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी, बट ये स्टूडेंट्स में नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।